हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि त्रिभुज के इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जो त्रिभुज से संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन बने, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब उसमें से कुछ जो क्वेश्चन बच गए थे उन क्वेश्चनों को आज हम इस पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग समय न व्यतीत करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न जो है हमारे त्रिभुज से बनते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन दिया गया था और उसमें चित्र बनाया गया, यह था चित्र। अब यहां देखिए लिखा गया ए बी सी और यहां था डी, और इसमें दिया गया था कि यह जो कोण है वह कोण जो आपका है 62 अंश का है। यह कोण 62 अंश का है और यह जो कोण है भैया यह दिया गया कितने अंश का, 18 अंश का, और यह जो कोण था 119 अंश का था। और आपसे कह क्या रहा था, देखिए दिए गए चित्र में क्वेश्चन क्या था, दिए गए चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। तो आपसे कह रहा था कि कोण ए बी सी की माप होगी, कोण ए बी सी की माप डिग्री में है या होगी, यही पूछ रहा था ना। अब देखिए हमसे कौन सा कोण पूछ रहा है भैया, यह पूरा कोण का माप पूछ रहा है आपसे कि पूरे कोण का माप कितना होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यहां से चाहे तो इस कोण का भी मान निकाल के आप इस कोण का मान निकाल के जोड़ सकते हैं, या फिर आप इस कोण का मान निकाल लीजिए तो निश्चित तौर पे आप तीनों त्रिभुज में दो कोण पा जाएंगे, तो तीसरा कोण तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सुन लीजिए क्या था, ऑप्शन ए था 75 अंश, ऑप्शन जो बी दिया गया था 61 अंश, ऑप्शन जो सी था वह था 72 अंश, और जो ऑप्शन डी था वह था 70 अंश। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। सही। अब देखिए यहां से हम लगाएं तो एक चीज आप कर सकते हैं, यहां से ना त्रिभुज बी सी डी में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बी सी डी में अगर हम त्रिभुज बी सी डी में चलें तो ध्यान दीजिए यहां बी का मान पता है, डी का मान पता है, तो हम सी का मान तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कोण बी यानी कि यह वाला, ध्यान दीजिएगा यह वाला कोण ले रहे हैं, यानी कोण डी बी सी ना, आप पूरा लिख लीजिए, कोण डी बी सी धन कोण आप कह सकते हैं बी डी सी, बी डी सी धन कोण सी बराबर भैया कितना, तो आप कह सकते हैं 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना। तो अर्थात इन तीनों का योगफल 180 अंश होगा। देखिए इसका मान दिया गया है कितना, आप कहेंगे 18 अंश, फिर आप कहेंगे BDC का मान दिया गया 119 अंश, हमें कोण सी का मान निकालना है 180 अंश। अब जोड़ दीजिए इन दोनों को कितना होगा, तो आप कहेंगे 9 8 17 को 7, 1 1 2 1 3 और 1 137 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। सही। यानी कोण सी बराबर कितना भैया, तो आप कह सकते हैं 180 अंश माइनस 137 अंश। अब 180 में से 137 घटा लेंगे तो कितना होगा, देखिए अगर 3 बढ़ जाता तो 40 होता है, यानी 40 तो हम कह सकते हैं 43 हो जाएगा ना, घटाइएगा तो इसका मान कितना मिलेगा भैया, 43 अंश ना। अब ध्यान दीजिए, अब पूरे बड़े त्रिभुज में चलें, त्रिभुज ए बी सी, अगर पूरे त्रिभुज में चलें तो देखिए ए और सी का मान मिल गया तो हमको केवल बी का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए कोण ए बी सी धन कोण बी नहीं सॉरी कोण ए धन कोण सी बराबर कितना 180 अंश,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 अंश। तो ध्यान दीजिए, अब इसी का मान हमसे पूछ रहा है, जबकि यह मान दोनों दिया गया है, तो कोण ए का मान कितना 62 अंश, कोण ए बी सी धन 62 अंश धन कोण सी का मान कितना भैया 43 अंश बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आप कहेंगे कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 6 4 10 यानी 105 हो जाएगा, प्लस 105 बराबर कितना 180 अंश। तो आप कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कितना 180 अंश में से कितना घटा लें भैया 105 घटा लें तो कितना आ जाएगा 75 अंश आ जाएगा ना। अर्थात जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पूरे कोण का मान कितना होगा 75 अंश होगा ना, हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा गया था। देखिए यह सब क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था भैया, यह था निम्न में से कोई 3 मापों को लेकर, निम्न में से कोई 3 मापों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप है, ध्यान दीजिएगा, भुजा की माप है। कौन कौन माप है भैया, तो देखिए एक जो माप है आप कह सकते हैं कि 1.2 सेमी, फिर अगला है 4.2 सेमी, फिर अगला है 5.9 सेमी, और जो अगली माप है वह है 8.1 सेमी। और ऑप्शन देखिए क्या दिया गया था, ऑप्शन ए था 3, जो ऑप्शन बी था 4, ऑप्शन सी था 1, जबकि डी था 2। अब देखिए कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए माप कौन कौन से हैं थोड़ा सा लिख लीजिए, 1.2, फिर 4.2 चूंकि सभी सेमी में है ना, फिर है 5.9, फिर 8.1। अब ध्यान दीजिए, अगर आप सोचें कि पहले हम इन दोनों की मापों को ले लें तो देखिए बन सकता है कि नहीं। जोड़िए, देखिए सबसे यानी कि आपने पढ़ा है ना त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, पढ़ा है ना। देखिए अब 1.2 4.2 कितना हो गया 5.3 हुआ, बड़ा नहीं हुआ ना। अर्थात इससे यानी कि हम कहें 1.2 कामा 4.2 कामा 5.9 से त्रिभुज नहीं बन सकता। अब सोचिए, चलिए आप कहेंगे यहां से हम लेके बना लेते हैं, तो 4.2 कामा 5.9 कामा 8.1 से लेके बनाते हैं। देखिए 9 2 11, 5 और 4 9, यानी कि 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात इससे एक ठो त्रिभुज बन जाएगा ना। फिर अब कोई माप लीजिए, मान लीजिए आपने माप लिया, ये दोनों माप लेंगे और यह वाला ले लेंगे। देखिए 1.2 कामा 4.2 कामा 8.1, क्या त्रिभुज बनेगा। आप कहेंगे इन दोनों का योगफल कम होगा, अर्थात त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने यह वाली माप लिया, या फिर हमने ले लिया है यह माप और यह माप ले लेते हैं ना। अर्थात 1.2 कामा 5.9 कामा 8.1 लीजिए। देखिए 5 1 6 और एक 7 कुछ होगा, अर्थात यहां भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं भैया कितना त्रिभुज बना, तो आप कहेंगे मात्र और मात्र एक त्रिभुज बन सकता है।
आप कभी भी त्रिभुज बनने की बात आए तो तुरंत देखिए किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। अक्सर आप छोटी भुजाओं को जोड़िए। देखिए यहाँ अधिक हो गया इसलिए त्रिभुज बन जाएगा, जहां अधिक नहीं होगा वहां त्रिभुज नहीं बन सकता। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है, त्रिभुज के अंतःवृत्त को निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन था त्रिभुज के अंतःवृत्त को निर्धारित किया जा सकता है। मतलब हम त्रिभुज के अंतःवृत्त को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, आइए हम उसकी बात करते हैं ना। अब देखिए दिया क्या गया था क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जो ए था वह था भुजाओं के लंबार्धकों द्वारा, हाँ लंबार्धकों द्वारा जो ऑप्शन बी था वह था कोणों के अर्धक द्वारा, जो सी था वह था माध्यिका द्वारा, और जो डी था सभी द्वारा। चलिए कौन सा होगा यह देखेंगे तो शिक्षक भर्ती जो हुआ था 69,000 उसमें पूछा गया था प्रश्न कि त्रिभुज के अंतः केंद्र को हम किसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, जैसे आप देखे हैं पढ़े हैं ना कि अगर कोई त्रिभुज है, अब उसका यदि हमको अंतः केंद्र निकालना हो तो हम क्या करते हैं भैया, कोणों का अर्धक खींचते हैं ना, और यह अर्धक आपस में जहां काटते हैं वहीं त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा, और वहां से भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। यही पढ़ा गया ना, ध्यान दीजिए। यहां से इसकी भुजाओं की जो लंबवत दूरी होती है वह क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई एक दूरी लेकर आप वृत्त की एक ठो रचना क्या कर सकते हैं भैया, कि आसानी से त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंतःवृत्त को निर्धारित किसके द्वारा करेंगे, तो आप कह सकते हैं कोणों के अर्धकों द्वारा ना। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के जो अंतः केंद्र किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, तो आप कहेंगे कोणों के अर्धकों द्वारा। जबकि इसका परिकेंद्र किससे निर्धारित करते हैं, तो आप कहेंगे लंबार्धकों द्वारा ना। और मध्यिका क्या करती है भैया, त्रिभुज का अंतः केंद्र, अरे क्या नाम है, त्रिभुज का केंद्र क्या गुरुत्व केंद्र, यानी मध्यिकाएं आपस में जहां काटती हैं उस वही त्रिभुज का केंद्र क्या गुरुत्व केंद्र होता है। और सभी ऑप्शन तो जाने की जरूरत नहीं है, सही है। और इसकी जो मध्यिकाएं हैं आपस में किस अनुपात में काटती हैं, तो आपने पढ़ा है 2:1 के अनुपात में काटती हैं, आपने पढ़ा है इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाइए। और इसी पे आधारित क्वेश्चन था जो पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। यहां आपने अंतः केंद्र की बात की। अब देखिए ऑप्शन तो यही रहता है, ऑप्शन बहुत नहीं बदलता, लेकिन प्रश्न क्या बदल जाता है समझिए। त्रिभुज का परिकेंद्र निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन है त्रिभुज का परिकेंद्र निर्धारित किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन बदला लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो यही होगा। अब ऑप्शन की हम बात करें तो त्रिभुज का परिकेंद्र हम किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे भुजाओं के लंबार्धकों द्वारा ना। देखिए लंबार्धकों का मतलब यहां है भुजाओं के लंबार्धकों द्वारा हम क्या करते हैं भैया, त्रिभुज का परिकेंद्र निर्धारित करते हैं ना। जैसे मान लीजिए यही त्रिभुज है, अगर हम परिकेंद्र की बात करें तो हम करते क्या है, भुजाओं का लंबार्धक खींचते हैं ना। यानी कि ऐसी रेखा खींचें
जो इस पर लंब भी हो और इसको क्या करे, दो बराबर भागों में विभाजित भी करे। वहां भी देखिए इस पर लंब और इसको दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली ही रेखा हम खींचेंगे ना, इसी को हम लंबार्धक कहते हैं। अब यहां देखिए, यहां भी हम लंब डालेंगे और इसको बराबर दो भागों में विभाजित करने वाली ही रेखा खींचेंगे। सही है। अब यहां जहां आपस में काटेंगे वही लंबार्धक होगा। और यहां से जैसे ए है, बी है, सी है, कोई एक दूरी आप ले लीजिए, चाहे मान लीजिए यहाँ ओ है, ओ से सी की दूरी लीजिए, चाहे ओ से ए की दूरी लीजिए, चाहे ओ से बी की दूरी लीजिए, सब बराबर होगी। कोई एक दूरी लेकर प्रकार में आप भर के एक वृत्त की रचना कर सकते हैं जो तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जो परिकेंद्र हम किससे निर्धारित करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो परिकेंद्र निर्धारित करते हैं किसके द्वारा भैया, तो जो लंबार्धकों द्वारा, यानी भुजाओं के लंबार्धकों द्वारा हम परिकेंद्र निर्धारित करते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है इससे पहले हमारे पार्ट को, जो भी हमने इससे पहले त्रिभुज से संबंधित जितने भी भाग पढ़े हैं, पढ़ाया गया है, अगर उन चीज़ों को आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आप उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, बहुत आसान क्वेश्चन। कहा गया था एक त्रिभुज के भुजाओं की माप, एक त्रिभुज के भुजाओं की माप, एक त्रिभुज के भुजाओं की माप 8 सेमी, 17 सेमी तथा 15 सेमी है। त्रिभुज का प्रकार है। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार की हम बात करें तो इसमें आया था पहला नंबर ऑप्शन ए था, कहा समबाहु त्रिभुज। जो ऑप्शन बी था वह कहा कि नहीं समद्विबाहु त्रिभुज। जो ऑप्शन सी था वह था अधिक कोण त्रिभुज। और जो ऑप्शन डी था वह था समकोण त्रिभुज। चलिए बात करते हैं, एक त्रिभुज के भुजाओं की माप कितना, 8 सेमी, 17 सेमी तथा 15 सेमी है ना। वह त्रिभुज कैसा होगा भैया, तो देखिए आपने पाइथागोरस के लिए या समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, जिसमें आपको हमने 6 पढ़ाए हैं। एक क्या पढ़ा गया, अगर भुजा 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के अनुपात में हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यदि भुजा 5 संबंध है, 12 संबंध है, 13 के अनुपात में हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा, यदि भुजा 7 संबंध है, 24 संबंध है, 25 के अनुपात में हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। चौथा, यदि भुजा 8 संबंध है, 15 संबंध है, 17 के अनुपात में हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। फिर पांचवा हमने पढ़ा, यदि भुजा 9 संबंध है, 40 संबंध है, 41 के अनुपात में हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और छठा, यदि भुजा 20 संबंध है, 21 संबंध है, 29 के अनुपात में हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। देखिए हम कई बार इसको रिपीट करते हैं इसलिए कि आप इस चीज को याद कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। अक्सर प्रश्न में कह देता है कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली उन भुजाओं को बताइए जिसकी सबसे छोटी भुजा 6 सेमी की है। तो देखिए 6 यानी कि यहाँ 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 का है, तो अगर 6 करना हो तो आप कहेंगे ना 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करिए, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौक को 8, कितने का गुणा कर रहे हैं, 2 का, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10, अर्थात यह भी संबंध एक ठो बन जाएगा।
या कहे कि नहीं छोटी भुजा जो है भैया 8 सेमी की है, तो देखिए 8, 15, 17 दिया रहेगा, निश्चित तौर पे दिया रहेगा, आप कर सकते हैं। इसलिए आप इस ट्रिपलेट को याद कर लीजिए, यह 6 हैं। अगर आप याद कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने या लगाने की आवश्यकता होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज ना, क्योंकि देखिए भुजाएं कितनी 8, 15 और 17 की ही हैं, अर्थात यह समकोण त्रिभुज ही बनाएंगी ना। चलिए मिटा देते हैं इससे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन था एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए। एक समबाहु त्रिभुज की यदि एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण का मान कितना होगा? हमसे पूछ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जब भी हम भुजा को बढ़ा दें, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज की यदि हम भुजा को बढ़ा दें तो बहिष्कोण का मान कितना होगा? मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं, अगर इसको हम बढ़ाएं तो इस बहिष्कोण का मान कितना होगा? तो आप जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं? तो आप कहेंगे 60-60 अंश के होते हैं। तो इस कोण का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे इस बहिष्कोण का मान इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात 120 अंश। यानी ऑप्शन अगर सुन लें तो ऑप्शन दिया था ए 60 अंश, बी 90 अंश, सी 120 अंश और डी जो दिया था 150 अंश। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो आप कहेंगे बी, सी वाला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, 120 अंश ना। हम तुरंत कह सकते हैं कि 120 अंश हो जाएगा सही, अर्थात यही वाला सही होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और लास्ट ही क्वेश्चन होगा यह। कहा क्या गया? 20 सेमी भुजा वाले 20 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए कह रहा है कि 20 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए मान लीजिए प्रश्न यही रहा और इसकी प्रत्येक भुजाएं कितनी कितनी की? 20-20 सेमी की है ना, 20 सेमी, 20 सेमी और 20 सेमी। अब हमसे पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। दिया गया था ए 100 बटे करनी में 3 सेमी स्क्वायर, बी जो दिया गया था 100 करनी में 3 सेमी स्क्वायर, जो सी दिया गया था 100 करनी में 3 बटा 2 सेमी स्क्वायर, और जो डी दिया गया था 100 करनी में 3 बटे 4 सेमी स्क्वायर। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? तो आप कहेंगे करनी में 3 बटे 4 इंटू भुजा स्क्वायर ना, या ए स्क्वायर हम कहते हैं। अब इसी पे रख लीजिए, करनी में 3 बटे 4 गुणे भुजा का मान कितना? 20 सेमी, यानी 20 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं करनी में 3 बटे 4 गुणे 20 गुणे 20। देखिए 20, 4 एकम 4, 4 पाँचे 20। अब 20 पाँचे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 करनी में 3 भुजा, अरे 100 करनी में 3 सेमी स्क्वायर ना, ठीक। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर पे प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो त्रिभुज समाप्त हो गया। आप पूरी त्रिभुज जब हमने समाप्त कर लिया तो निश्चित तौर पे अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज को ना, क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। इसके बाद जो चतुर्भुज होगा, अब अगले पार्ट में हम लोग चतुर्भुज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।